अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं अपनी क्लास में लेक्चर दे रहा था कि चपरासी क्लासरूम के दरवाजे में आया और दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो गया। मैंने उसे नजरअंदाज करके अपना लेक्चर जारी रखा, लेकिन लेक्चर खत्म करने के बाद मैंने चपरासी को क्लासरूम में दाखिल होने की इजाजत दी और उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखा। सर, आपको वाइस चांसलर साहब बुला रहे हैं। चपरासी की बात सुनकर मैंने सर हिलाया और दोबारा अपने स्टूडेंट्स की जानिब मुतवज्जो हुआ। ओके स्टूडेंट्स, बाकी लेक्चर कल। आप लोग आज के मौजू पर स्टडी करके आइएगा। मैंने इतना कहकर अपनी किताबें समेटी और क्लासरूम के दरवाजे की जानिब बढ़ा। सर, मुझे पीछे से आवाज आई तो मैं रुक गया और अपने पीछे देखने लगा। मुझे पीछे से आवाज देने वाला मेरा सबसे लायक स्टूडेंट रजा था। क्या बात है रजा? मैंने नरम लहजे में उससे पूछा। सर, मुझे आज के मौजू पर आपसे कुछ सवाल करने हैं, रजा ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मैं कहने लगा, अभी मैं वाइस चांसलर के ऑफिस जा रहा हूँ और अगर वहां से जल्दी फारिग हो गया तो तुम मुझसे स्टाफ रूम में मुलाकात कर लेना, वहीं तुम्हारे सवालात के जवाबात दूंगा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया तो रजा सर हिलाने लगा। मैं चपरासी के साथ वाइस चांसलर के ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में पहुंचकर मैंने देखा कि वाइस चांसलर जनाब अब्दुल कद्दूस के साथ एक बड़ी उम्र का आदमी और एक नौजवान लड़का बैठे हैं। मैंने ऑफिस में दाखिल होते ही सबको सलाम किया। आइए औसाफ साहब। अब्दुल कद्दूस ने मेरे सलाम का जवाब देने के बाद मुझे मुखातिब किया। उनके इस तरह मुझे मुखातिब करने पर कमरे में बैठे दीगर दोनों अफराद भी मेरी तरफ देखने लगे। सर, ये हैं प्रोफेसर औसाफ अली, यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जादू टोना और जंतर मंतर के माहिर हैं। वाइस चांसलर ने मेरा तारुफ कमरे में मौजूद उन दोनों अफराद से करवाया तो वो दोनों अपनी जगह से खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाने लगे। सॉरी सर, मैं कोई जंतर मंतर नहीं जानता और ना ही मैं कोई जादूगर हूं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। प्रोफेसर, ये हमारे होम सेक्रेटरी अफरासाब खान हैं और ये उनके भतीजे वलीद हैं। अब्दुल कद्दूस साहब ने उन दोनों अफराद का तारुफ मुझसे करवाया। औसाफ, इनको तुमसे कुछ काम है। कुछ देर बाद अब्दुल कद्दूस बोले, जी सर, ये खादिम आपके किस काम आ सकता है? मैंने इनकसारी से जवाब दिया। बात कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। वो आने वाला फर्द अफरासाब खान बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहने लगा। मैंने कहा, जहां से आपका दिल चाहे शुरू कर दीजिए। मैं चाहता था कि उनकी झिझक खत्म हो सके और वो खुलकर अपना मसला बयान करें। वो कहने लगे, असल में मसला मेरे बड़े भाई का है। अफरासाब खान ने बोलना शुरू किया। मेरे बड़े भाई ने कुछ अरसा कबल शहर के मज़ाफात में एक नया मकान खरीदा और उसमें शिफ्ट हो गए। और फिर अफरासाब खान कहते कहते रुक गए। मैंने पूछा, फिर क्या? सर, आप यकीन नहीं करेंगे। अफरासाब खान खामोश रहे तो उनका भतीजा वलीद बोलने लगा, आप मुझे तफसील बताइए। मेरी जिंदगी में इतने हैरत अंगेज वाकयात हो चुके हैं कि अब कोई वाकया मुझे हैरान नहीं करता। मैंने की चाय की प्याली उठाते हुए जवाब दिया। चाय अभी अभी चपरासी रखकर गया था। सर, जब से हम लोग इस मकान में शिफ्ट हुए हैं अजीब तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं और अक्सर ऐसा महसूस होता है कि इस मकान में हमारे अलावा कोई और भी रह रहा है, यानी कोई गैर मरई मखलूक भी इस मकान में मौजूद है। वलीद ने अटक अटक कर अपना मुद्दा बयान किया। क्या इस मखलूक ने कभी आपको कोई नुकसान पहुंचाया? मैंने चाय पीते हुए कहा, नहीं सर, उस मखलूक ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस वो मखलूक अपने होने का एहसास दिलाती है। वलीद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोलने लगा, अक्सर पूरा मकान दर्दनाक चीखों से गूंजने लगता है। कभी कभी खून के कतरे भी नजर आते हैं और क्या, और कभी कभी एक शबी सी घर में घूमती हुई नजर आती है। अच्छा, मेरे छोटे भाई शायान को अक्सर अपना हम उम्र एक बच्चा नजर आता है। शायान ने कई बार उसे पुकारा, मगर वो लड़का शायान को देखकर मुस्कुराता है और फौरन गायब हो जाता है। वलीद ने मजीद बताया, उस बच्चे ने भी कभी शायान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या शायान के साथ बातचीत करने की कोशिश की? मैंने मजीद पूछा। नहीं सर, बस वो लड़का अक्सर शायान के स्कूल बैग में कुछ ढूंढता हुआ नजर आता है। शायान को देखकर वो मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। इस वजह से शायान भी बहुत खौफजदा रहने लगा है। वलीद कहने लगा, प्रोफेसर, आपका क्या ख्याल है, वो कोई रूह है? वाइस चांसलर, जो इतनी देर से हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे और खामोश थे, बोल उठे। सर जी, रूह एक अटल हकीकत है जो हमारे जिस्म में मौजूद है, मैंने जवाब दिया। सुना है आप रूहों से बातचीत कर लेते हैं? अफरासाब खान भी बोल उठे। मुझ में ये खुदादाद सलाहियतें हैं कि मैं रूहों से बातचीत कर लेता हूँ। खुदा ने हमारे खानदान को इसी काम के लिए मुंतखब किया है। मेरे वालिद और दादा भी रूहों से हम कलाम होते थे।
मैंने तफसीली जवाब दिया। क्या रूह वगैरह इसी दुनिया में रहती है? अफरा सयाब खान इश्तियाक से बोले। असल में हमारे जिस्म के अंदर रूह मौजूद है। मुख्तसर आप ये समझ लीजिए कि हमारे जिस्म में किसी जगह रूह कैद है, यानी हमारा ये जिस्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हमारा ये मादी बदन और दूसरा रूह जो इस जिस्म में मौजूद है और मुसलसल इस जिस्म से निकलने की कोशिश करती रहती है, मगर हुक्म रब्बी है। उसे उस वक्त तक जिस्म हमारे में रहना है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आ जाता। जब अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में हमारा वक्त पूरा हो जाता है तो रूह जिस्म की कैद से आज़ाद हो जाती है और हमारा ये जिस्म बेजान हो जाता है। इस बदन को तो मिट्टी में मिल जाना है और रूह को दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है। इस कायनात में हमारी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, रूहों की दुनिया। तमाम रूहों को इस दुनिया में क़यामत तक रहना है और क़यामत के दिन जन्नत दोज़ख का फैसला होगा। रूहों को इस दुनिया से निकलने या बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, मगर कुछ रूहें बसा औकात किसी वजह से वहां से निकलकर हमारी दुनिया में वापस आ जाती हैं और फिर वो जिंदा इंसानों के लिए मुसीबत का सबब भी बनती हैं। मैंने तफसीली जवाब दिया। तो आप इन रूहों को दोबारा उनकी दुनिया में भेजते हैं? अफरा सयाब खान ने हैरत से पूछा। जी हाँ, मेरा खानदान साल से यही काम कर रहा है, मैंने जवाब दिया। आप रूहों को देख सकते हैं? अफरा सयाब के लहजे में इश्तियाक था। मैंने उसके सवाल का जवाब सर हिला कर दिया। वलीद, आप प्रोफेसर साहब को घर ले जाएं, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं वहां से फारिग होकर आऊंगा। अफरा सयाब खान अपने भतीजे वलीद से बोले। वो मुझसे काफी मुतासर नजर आ रहे थे। मैं अफरा सयाब खान और वाइस चांसलर अब्दुल कद्दूस साहब से हाथ मिलाकर वलीद के साथ बाहर आया और वलीद की कार में बैठकर उसके घर की जानिब चल पड़ा। मैंने अपने ड्राइवर को गाड़ी घर ले जाने का कह दिया। आधे घंटे के सफर के बाद कार एक खूबसूरत से बंगले के सामने रुकी और हॉर्न बजाया तो बंगले का बड़ा सा गेट खुल गया। वलीद कार बंगले के अंदर ले गया। बंगला बाहर की तरह से अंदर से भी बड़ा खूबसूरत था। हल्के नीले रंग की बैरूनी दीवार के साथ हरी हरी घास का खूबसूरत इम्तजाज था। वलीद ने कार रोकी तो मैंने अपनी साइड का दरवाजा खोला और नीचे सयाह रविश पर उतर गया। मुझसे पहले ही वलीद कार से उतर चुका था। मैं वलीद की सरकर्दगी में बंगले के अंदर ही हिस्से की जानिब बढ़ा जहां एक बड़ी उम्र के आदमी ने हमारा इस्तकबाल किया। सर, ये मेरे वालिद ज़रियाब खान हैं और अबू ये प्रोफेसर औसाफ अली हमदानी है। वलीद ने हम दोनों का तारुफ एक दूसरे से करवाया। मैंने गर्मजोशी से वलीद के वालिद ज़रियाब खान से हाथ मिलाया। फिर हम तीनों बंगले के अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़े। दरवाजे के सामने पहुंचते ही मैं ठिठक कर रुक गया। क्या हुआ सर? वलीद ने मुझे इस तरह अचानक रुकते देखा तो पूछा। यहाँ कोई रूह है, लेकिन मैं कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? लेकिन वो रूह खतरनाक नहीं है, बल्कि बेचैन है। वो रूह कुछ कहना चाहती है, मजलूम है बेचारी। मैंने दरवाजे के साथ दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, सर अंदर आइए। वलीद ने इशारा किया तो मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। एक कमरे में फर्श पर सफेद बेदाग चादर बिछाकर वहां लोबान की धुनी दे दो। मैंने बंगले के अंदर दाखिल होते हुए वलीद से कहा तो वलीद नौकर को हिदायत देने लगा। आइए सर। वलीद और उसके वालिद मुझे कमरे में ले गए जहां एक औरत और एक 8-10 साल का बच्चा पहले से मौजूद थे। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ दोनों ने मुझे सलाम किया। सर, ये मेरी वालदा हैं और ये मेरा शरारती छोटा भाई शायान है। वलीद ने उन दोनों का तारुफ करवाया। मैंने औरत के सलाम का जवाब दिया और शायान से हाथ मिलाया और उससे बातें करने लगा। सर, क्या पियेंगे? जब हम सब इस कमरे में रखे सोफों पर बैठ गए तो वलीद ने मुझसे पूछा, अरे यार, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, अभी अभी यूनिवर्सिटी से चाय पी कर आया हूँ। मैंने जवाब दिया, जल्दी से कमरा सेट करवा लो। मैं कमरा सेट करवाती हूँ, वलीद की वालदा ने कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। तो हम लोग वहीं बैठकर बातें करने लगे। मैं इन सब से और खास तौर पर शयान से रूह के मुतालिक जानकारी लेता रहा। कमरा सेट हो गया है। कुछ देर बाद वलीद की वालदा ने आकर बताया तो हम सब खड़े हो गए और वलीद की वालदा के पीछे पीछे इस कमरे में पहुंचे जहां सफेद बेदाग चादर बिछी थी। कमरे में चारों तरफ लोबान का धुआं फैला हुआ था। मैंने घर के तमाम नौकरों को भी इस कमरे में बुलवा लिया और सबको दायरे की सूरत में हाथ बांधकर बिठा दिया और फिर खुद भी इस दायरे में हाथ बांधकर बैठ गया। मैंने कहा, मैं वजीफा शुरू कर रहा हूँ। वजीफे के दौरान जब तक मैं ना कहूँ कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई आवाज निकालेगा। और अगर दौरान वजीफा मुझे कुछ हो, यानी मुझ पर लर्जा तारी हो या मेरे मुंह या नाक से खून आने लगे तो आप लोग घबराना नहीं। बस इस बात का खास ख्याल रखना कि इस कमरे से कोई बाहर ना जाए। मैंने सब लोगों की जानिब देखते हुए हिदायत की तो सब इकरार में सर हिलाने लगे। सबको समझाने के बाद मैं दायरे में बैठ गया और जेरे लब वजीफा पढ़ने लगा। अचानक मुझ पर लर्जा तारी हो गया और मेरा जिस्म अकड़ना शुरू हो गया। मेरा जिस्म अकड़ता जा रहा था।
मैं अपने आप को किसी लकड़ी की मानंद महसूस कर रहा था। मेरे होंठ मुसलसल हिल रहे थे और मैं वजीफा पढ़ रहा था। अचानक मेरा अकड़ता हुआ जिस्म ढीला पड़ने लगा। मेरे जिस्म में तकलीफ की नाकाबिले बर्दाश्त लहरें गुजरने लगी। मैं जब्त किए वजीफा पढ़ता रहा। मेरा जिस्म अब मुसलसल ढीला पड़ जा रहा था। मैं आगे की जानिब झुक गया। मेरे जहन पर अंधेरा छाने लगा। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगता था जैसे मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ जाएंगे। फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं यकदम हल्का फुल्का हो गया और मुझे हर किस्म की तकलीफ से निजात मिल गई। मेरा जिस्म किसी लतीफ हवा की मानंद हो गया। मैं दीवार का सहारा लिए खड़ा था। मैंने सब की जानिब देखा। सब लोग सफेद चादर पर हाथ बांधे नीचे नजरें किए बैठे थे और उन सब लोगों के दरमियान में मैं झुका हुआ बैठा था। मैं सब लोगों के दरमियान भी बैठा हुआ था और मैं ही दीवार का सहारा लिए भी खड़ा था। यानी मेरे बातनी जिस्म ने मेरे जाहिरी जिस्म का साथ छोड़ दिया। सब लोग मेरे बैठे हुए जिस्म को देख सकते थे, मगर दीवार के सहारे खड़े जिस्म को कोई नहीं देख सकता था। उसी वक्त मुझे किसी छोटे बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई दी और साथ ही किसी बड़ी उम्र के आदमी के भयानक कहकह भी सुनाई दिए। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला और बंगले के अंदरूनी हिस्से की जानिब चला तो मैंने देखा कि एक 7-8 साल का खौफजदा सा मासूम बच्चा भाग रहा है और उसके पीछे 2 गुंडा शक्ल के नौजवान कहकह लगाते दौड़ रहे हैं। वो बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, जबकि दोनों गुंडे उस बच्चे के उस तरह खौफजदा होकर भागने पर हंस रहे थे। मैं भी उनके लोगों के पीछे दौड़ा। अचानक बंगले की हैयत बदल गई। खूबसूरत रंग और रोगन वाली दीवारों की जगह काली और खस्ता हाल दीवारों ने ले ली। दीदा जेब सामान की जगह काठ कबाड़ नजर आने लगा। खूबसूरत संगे मरमर के फर्श की जगह कच्चा मिट्टी और धूल से भरा फर्श नमूदार हो गया। मैंने हैरान होकर तमाम तब्दीलियों को देखा, फिर उस जगह की जानिब चला जहां वो खूबसूरत बच्चा और गुंडे गए थे। मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा तो मैंने देखा वो दोनों गुंडे उस मासूम बच्चे को पकड़कर ला रहे हैं। बच्चा खौफ से चीख रहा है और बुरी तरह रो रहा है। वो दोनों गुंडे बच्चे को लेकर एक कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में एक और शख्स मौजूद था जो शक्ल से ही जराइम पेशा नजर आ रहा था। उस्ताद, इस छोटे ने बहुत तंग कर रखा है, बताएं इसका क्या करें? बच्चे को लाने वाले गुंडों में से एक ने कमरे में मौजूद उस शख्स से पूछा जो उनका बॉस था। इसको मार के यहीं दफन कर दो, बॉस ने हुक्म दिया। क्यों बॉस, क्या इसके बाप ने तावान नहीं दिया? पूरा तावान दिया है इसके बाप ने, बॉस ने अपने पास रखे ब्रीफकेस को थपथपाते हुए कहा। फिर इसको क्यों मारना है बॉस? गुंडे उस बॉस की बात सुनकर हैरान हो गए। ये बच्चा किसी भी जगह हम तीनों को पहचान सकता है, लिहाजा इसे जान से मरना पड़ेगा, बॉस ने कहा तो दोनों गुंडे सर हिलाने लगे। बच्चा बॉस की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा, मगर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था और बच्चा गुंडों से रहम की भीख मांगने लगा, मगर उन गुंडों का दिल नहीं पसीजा। फिर एक गुंडे ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और बच्चे के माथे पर रखा और एक भयानक कहका लगाते हुए ट्रिगर दबा दिया। पिस्तौल से गोली निकली और मासूम बच्चे के माथे में सुराख हो गया और वो चीखता हुआ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया तो गुंडों ने उसी कमरे के कच्चे फर्श को खोदकर बच्चे की लाश इसी घड़े में डालकर फर्श दोबारा बराबर कर दिया। मैं ये जुल्म देखकर लरज उठा। अपना काम खत्म करके गुंडे वहां से चले गए तो मैं उस घड़े के करीब आया जहां बच्चे को दफन किया गया था। अचानक मुझे हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आने लगी। मैंने देखा वो बच्चा कमरे एक कोने में बैठा रो रहा है। मैंने कहा, तुम मरने के बाद ही इस दुनिया में हो, अपनी दुनिया में क्यों नहीं गए? मैं बच्चे के करीब होता हुआ बोला, मेरी हड्डियों को यहां से निकालो, यहां मेरी बहुत बेहुरमती हुई है। मुझे बगैर नमाज जनाजा के दफना दिया गया। मेरी नमाज जनाजा पढ़ाओ ताकि मेरी बेचैन रूह को करार आ सके। बच्चा मुझसे कहकर फिर रोने लगा और नजरों से गायब हो गया। उसी वक्त मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और मैं अपने मादी वजूद में वापस आ गया। मेरे मुंह से तकलीफ देख कराहें निकल रही थी। मेरी हालत देखकर वलीद मुझे कहने लगा, सर आप खैरियत से हैं? मुझे आंखें खोलता देखकर वलीद ने सहारा दिया। हाँ मैं खैरियत से हूं, मैंने नहीफ आवाज में कहा। सर कुछ मालूम हुआ? थोड़ी देर बाद वलीद फिर गोया हुआ, उसके लहजे में तजस्सुस था। हाँ सब मालूम हो गया। मैं वलीद का सहारा लेकर खड़ा हो गया। साथ के कमरे के फर्श के नीचे एक मासूम बच्चे की बेगौरव कफन लाश मदफून है। फर्श खोदकर उसकी लाश को निकलवाओ और उसको कफन पहनाकर उसकी नमाज जनाजा पढ़वाकर उसे कब्रिस्तान में दफन कर दो, तो इस घर पर से रूह का साया खत्म हो जाएगा और इस मासूम की रूह को भी चैन आ जाएगा, मैंने तफसील से कहा। लाश? वलीद के मुंह से निकला। हाँ, जब यहाँ आबादी नहीं थी तो ये मकान कुछ जराइम पेशा अफराद के इस्तेमाल में रहा
उन्होंने ही उस मासूम बच्चे को कत्ल करके यहाँ दफन कर दिया था। मैंने जवाब दिया। मेरी बात सुनकर वलीद के वालिद पुलिस को फोन करने लगे। कुछ देर में वहां पुलिस और मोहल्ले के चंद मोअज़्ज़िज़ीन जमा हो गए। कमरे का फर्श खोदा गया तो फर्श के नीचे से एक इंसानी ढांचा बरामद हुआ। पुलिस इस ढांचे को अपने साथ ले गई। इस ढांचे को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ नमाज जनाजा पढ़ाकर दफन कर देना। इस तरह मासूम बच्चे की रूह को करार आ जाएगा और तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। पुलिस के जाने के बाद मैंने वलीद से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वलीद ने मुझसे कहा तो मैं वलीद के वालिद से हाथ मिलाकर बंगले से बाहर आ गया। वलीद मुझे मेरे घर के बाहर छोड़कर चला गया। जाते जाते उसने एक बार मेरा शुक्रिया अदा किया, जिसे मैंने मुस्कुराकर वसूल किया। वलीद के जाने के बाद मैं घर में दाखिल हुआ और शरफू को आवाजें देने लगा। जी साहब आप आ गए। फरशू किसी जिन की तरह मेरी पहली आवाज पर हाजिर हो गया। शरफू मेरा नौकर कम वफादार साथी ज्यादा था। वो मेरे पीछे मेरे घर को संभालता और मेरी जरूरतों का ख्याल रखता। क्योंकि शादी मैंने नहीं की थी और मेरे बहन भाई अपने घरों में खुश थे, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ रूहों की मामलात हल करने में ही गुजर गई। शरफू मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम अच्छी सी चाय बनाओ, मैंने शरफू से कहा। दरवाजे की आवाज सुनकर ही मैंने चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया था। आप नहाकर आइए, चाय तैयार मिलेगी, शरफू बोला और अलमारी खोलकर मुझे तौलिया और कपड़े देने लगा। बहुत शुक्रिया शरफू, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और बाथरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद मैं नहा धोकर फ्रेश होकर शरफू की बनाई हुई उम्दा चाय पी रहा था कि घंटी बजी और बजती चली गई। मैंने आवाज लगाई, शरफू जरा देखो तो। शरफू गया, कहने लगा पता नहीं कौन किसने उंगली रख दी है और हटाने का नाम नहीं ले रहा घंटी से। मुझे शरफू की बुड़बुड़ा सुनाई दी तो मैं भी कोफत में मुब्तला हो गया। कोई नामाकूल शख्स था जो जरा भी सब्र नहीं कर रहा था, मुसलसल घंटी बजाए जा रहा था। औसाफ औसाफ, मुझे अपने दरीना दोस्त जाहिद की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर जाहिद ही था जो मुसलसल घंटी बजाए जा रहा था। अरे भाई जाहिद, मैं इधर हूं, आ जाओ। स्टडी रूम में। जाहिद उधर ही आ गया जहां मैं बैठा चाय पी रहा था। अरे भाई क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने जाहिद को अफरा तफरी के आलम में कमरे में दाखिल होते देखा। जाहिद की हालत बहुत नागुफ्ता बे थी, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और वो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने जल्दी से चाय का कप रखा और अपनी जगह से उठकर जाहिद को सहारा दिया और सोफे पर बिठाया। और साफ प्लीज मेरी मदद करो। जाहिद रोने लगा। अरे क्या हुआ जाहिद, मुझे बताओ तो सही, मैंने जाहिद से कहा। साथ ही शरफू को इशारा किया तो वो गिलास में पानी ले आया। लो ये आराम से पानी पियो और बताओ कि मसला क्या है। वो सबको मार डालेगा, वो सबको अपनी दुनिया में ले जाएगा, पानी पीकर जाहिद कहने लगा। अरे भाई कौन मार डालेगा, मैंने जाहिद की पीठ थपथपाते हुए कहा। और साफ मेरी मदद करो, मेरी बेटी और मेरी नवासियों को बचाओ। जाहिद फिर रोने लगा। अरे भाई शगुफ्ता बेटी को कोई मसला है, मैंने जाहिद की बेटी का नाम लिया। जाहिद की एक ही बेटी थी और उसकी शादी नवाब खानदान में हुई थी। जाहिद के दामाद नवाब ताहिर अली खान का पिछले दिनों ही इंतकाल हुआ। वो बेचारा अपने घर के स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। और साफ वक्त बहुत कम है, तुम मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में सारी बात बताऊंगा। जाहिद अपने आप को संभालते हुए बोला। मुझे कुछ बताओ तो सही ताकि मैं हिसाब किताब की तैयारी कर सकूं, मैंने परेशानी से जाहिद से कहा। वो मेरा दामाद नवाब ताहिर की रूह वापस आ गई है और वो अपनी छोटी बेटी स्वीटी को अपने साथ ले जाना चाहती है। जाहिद आखिर बोल पड़ा। क्या? हाँ ताहिर, मरने के बाद भी वो स्वीटी के आसपास मंडलाता रहता है और वो स्वीटी को अपने साथ ले जाना चाहता है। आखिरकार जाहिद ने अपने आप को संभाल लिया। ओह अच्छा, मेरे मुंह से निकला। वैसे ताहिर को अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार था। हाँ, स्वीटी तो ताहिर की जान थी, दोनों बाप बेटी में बहुत ज्यादा प्यार था, मगर अब मरने के बाद भी ताहिर। जाहिद कहते कहते रुक गया। मैं समझ गया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, बाकी तफसील रास्ते में बताना, मैंने जाहिद से कहा और अपने कमरे से चंद जरूरी सामान लिए और शरफू को हिदायत देता हुआ जाहिद के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर नवाब ताहिर अली की हवेली को चल दिया। अब मुझे तफसील से बताओ कि क्या हुआ, तुम लोगों को कैसे इल्म हुआ कि ताहिर की रूह स्वीटी के आसपास है? मैं गाड़ी की सीट से सर टिकाते हुए जाहिद से पूछने लगा। तुम्हें मालूम है 15 साल पहले शगुफ्ता की शादी नवाब ताहिर अली से हुई थी, तुमने भी शादी में शिरकत की थी, जाहिद गाड़ी चलाते हुए कहने लगा। ताहिर बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ। शगुफ्ता उसके साथ बहुत खुश थी। रुपए पैसे की ताहिर को कोई कमी न थी। उसके बाप दादा की बेतहाशा जमीनें थी और कई जगह उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, लिहाजा पैसे का तो उसे कोई मसला ही नहीं था। ताहिर को घूमने फिरने और पुरानी एंटीक चीजें जमा करने का शौक था।
शगुफ्ता ने ताहिर के साथ पूरी दुनिया घूमी। शगुफ्ता और ताहिर की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 13 साल की लुबना, जिसे प्यार से टीना कहते हैं, और छोटी बेटी मोना, जिसे प्यार से स्वीटी कहते हैं। ताहिर को अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार था, मगर स्वीटी में तो ताहिर की जान थी। स्वीटी और ताहिर एक जान 2 गालिब थे। 6 माह पहले जब शगुफ्ता अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने मैके यानी मेरे घर आई, तो ये बुरी खबर मिली कि ताहिर अपनी हवेली के स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। इस खबर पर किसी को यकीन न आया। पुलिस को भी शक था कि ताहिर को कत्ल किया गया है, क्योंकि ताहिर एक बेहतरीन तैराक था। पुलिस ने हर लिहाज से तफ्तीश की, मगर कत्ल का सुराग नहीं मिला। आखिरकार ताहिर की मौत को हादसा समझकर पुलिस ने फाइल बंद कर दी। ताहिर की मौत का सबको दुख था, मगर स्वीटी का हाल सबसे ज्यादा बुरा था। वो मुसलसल रोए जा रही थी। उसने सबसे ज्यादा बाप की मौत का असर लिया, मगर कब तक, आखिर उससे भी करार आ गया। ताहिर की मौत के कोई 4 महीने बाद एक दिन अचानक सोते में टीना को स्वीटी की चीख सुनाई दी। टीना हड़बड़ाकर उठ गई। टीना और स्वीटी दोनों एक ही कमरे में सोती हैं। उनके बेड थोड़े थोड़े फासले से रखे हैं। तो टीना ने जब स्वीटी की चीख सुनी तो घबराकर उठ बैठी। उसने देखा कि स्वीटी बुरी तरह चीख रही है और किसी अनदेखी ताकत से लड़ रही है। टीना बौखलाकर अपने बेड से नीचे उतरी और स्वीटी की जानिब बढ़ी। उसी वक्त स्वीटी अपने बिस्तर से ऊपर हुई और किसी सहारे के बगैर हवा में बुलंद हो गई। ये देखकर टीना भी खौफ के मारे चीखने लगी, मगर फिर भी टीना ने आवाज बरकरार रखी और चीखते हुए स्वीटी का फ्रॉक पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। तो दोनों बहनें एक दूसरे में गड़बड़ होकर कमरे के फर्श पर गिर गईं। टीना ने देखा कि स्वीटी बहुत बुरी तरह घबराई थी। दोनों बहनों की चीखने की आवाज सुनकर शगुफ्ता और घर के नौकर दौड़ते हुए इनके कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि टीना और स्वीटी दोनों बहनें कमरे के फर्श पर पड़ी हैं। उन्होंने सहारा देकर दोनों बहनों को फर्श से उठाया। टीना और स्वीटी बहुत खौफजदा थी, खास तौर पर स्वीटी। वो बुरी तरह रो रही थी। शगुफ्ता ने उसे पुचकारा तो वो रोते हुए शगुफ्ता से चिमट गई। मामा, मामा, वो कह रहा था कि वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा। मामा, मुझे बचा लो। स्वीटी बुरी तरह सिसकने लगी। कौन ले जाएगा? शगुफ्ता ने हैरत से पूछा। वो काला से आदमी। वो स्वीटी सही तरह से कुछ बता नहीं पा रही थी। मामा देखिए ना, उसने मेरे हाथ पर कितनी जोर से काटा है। स्वीटी ने अपनी दाएं कलाई दिखाई। वहां पर किसी के दांतों से काटने के वाज़े निशान थे। स्वीटी बुरी तरह सिसक रही थी। शगुफ्ता ने दोनों बच्चियों को तसल्ली दी। इस वाकया के बाद शगुफ्ता तो बेहद परेशान रहने लगी। उसे भी हवेली में किसी अनदेखे वजूद का एहसास होता। ऐसा लगता कि कोई अनदेखी मखलूक भी हवेली में मौजूद है। फिर एक दिन स्वीटी स्विमिंग पूल के किनारे बैठी थी कि अचानक लगा उसे किसी ने धक्का दे दिया और वो स्विमिंग पूल में गिर गई। स्वीटी अच्छी तैरना जानती थी, लिहाजा वो पानी में तैरने लगी, मगर बकौल स्वीटी के उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई पानी के अंदर घसीट रहा हो। स्वीटी खौफ से चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर काम करता हुआ नौकर फौरन पूल में कूद गया और उसने स्वीटी को स्विमिंग पूल में डूबने से बचाया। उस नौकर ने यही बताया कि उसे पूल के पानी में कुछ काला सा नजर आया, जैसे एक हेवला, एक परछाई, जो स्वीटी की टांगें पकड़कर उसे पानी के अंदर घसीट रहा था। मगर नौकर की बरवक्त कार्रवाई की वजह से वो कामयाब ना हो सका। जाहिद यहाँ तक कहने के बाद खामोश हो गया और गाड़ी में रखी पानी की बोतल से मुंह लगाकर पानी पीने लगा। इस वाकया के बाद शगुफ्ता ने कुछ आमिल टाइप के लोगों को बुलवाया और अमल करवाए, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। मैं बगौर सुन रहा था। अच्छा, मुझे ये बताओ जाहिद कि तुम कैसे कह सकते हो कि इन सब कारगुजारियों के पीछे ताहिर की रूह का हाथ है? हो सकता है कि इनके पीछे कोई और हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने जाहिद से सवाल किया। जाहिद ने जवाब में कहा कि मुझे उम्मीद थी कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। मैं उसका मुंह देखने लगा। सामने डैशबोर्ड को खोलो, जाहिद ने गाड़ी चलाते हुए मुझसे कहा, तो मैंने अपने सामने लगे डैशबोर्ड का ढक्कन खोला। डैशबोर्ड में कुछ तस्वीर रखी हैं, वो निकाल कर देखो। जाहिद ने फिर कहा, तो मैंने डैशबोर्ड में हाथ डाला और जब मेरा हाथ बाहर आया तो उसमें एक लिफाफा था। मैंने लिफाफा खोल कर देखा, उसमें कुछ तस्वीरें थी। मैंने तमाम तस्वीरें लिफाफे से बाहर निकाल ली। ये 4 दिन पहले की बात है। उस दिन स्वीटी की सालगिरह थी। शगुफ्ता ने घर में ही केक बनाया और थोड़ा हल्ला गुला किया ताकि बच्चियां गम और दुख की फिजा से बाहर निकल सकें। उसी वक्त ये तस्वीर खींची गई। इन्हें गौर से देखो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जाहिद ने कहा, तो मैंने एक एक करके तस्वीर देखी। आम सी सालगिरह की तस्वीरें थी। स्वीटी केक काट रही थी। टीना, शगुफ्ता और घर के नौकर इस तकरीब के मेहमान थे। मैं हर तस्वीर को गौर से देखने लगा। अचानक मेरी आंखें फैल गईं।
एक तस्वीर में स्वीटी के पीछे एक सफेद सी परछाई थी। मैं बगौर उस परछाई को देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे धुआं सा हो। मैंने अगली तस्वीर देखी, उसमें भी वो सफेद धुआं था। मैं बगौर उस परछाई को देख रहा था। वो ताहिर की परछाई थी। वो बिल्कुल स्वीटी के पीछे खड़ा था। इस सफेद परछाई का चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो ताहिर ही था, मगर ताहिर के चेहरे पर अजियत के आसार क्यों हैं? मैंने अगली तस्वीर देखी तो मैं हकीकतन उछल पड़ा। ताहिर के सफेद परछाई के पीछे एक स्याह परछाई भी थी, जो अपने भयानक हाथ स्वीटी की जानिब बढ़ा रहा था। मैं सारी तस्वीरें देखने लगा। इन तस्वीरों के बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती कि ताहिर की रूह स्वीटी को अपने साथ ले जाना चाहती है। जाहिद बोला। हाँ, बज़ाहिर तो यही लगता है कि स्वीटी की मोहब्बत में ताहिर दूसरी दुनिया से वापस आ गया है और वो स्वीटी को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। मैंने तमाम तस्वीर लिफाफे डालकर वापस डैशबोर्ड में रख दी। फिर मेरे और जाहिद के दरमियान लंबी खामोशी छा गई। मेरा ख्याल है हवेली पहुंचने में 5-6 घंटे तो लग जाएंगे। कुछ देर बाद मैंने ख्याल जाहिर किया, हाँ इतना तो टाइम लग जाएगा। ऐसा करो, सड़क किनारे कोई अच्छा रेस्टोरेंट या ढाबा नजर आए तो गाड़ी वहां रोकना। मैंने सुबह नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया, बड़े जोर की भूख लग रही है। मैंने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, हवेली चलकर आराम से खा लेना। जाहिद गाड़ी का गियर बदलते हुए कहा, अरे भाई मुझे भूख लग रही है, तुम तो 4 घंटे के बाद का प्रोग्राम बना रहे हो। मैंने मुंह बनाकर कहा तो जाहिद हंसने लगा। फिर उसने सड़क किनारे एक साफ सुथरा ढाबा देखकर गाड़ी उस ढाबे के सामने रोक दी तो मैं और जाहिद गाड़ी से उतरकर ढाबे के अंदर चले गए। निकल यहाँ से पागल दीवाने, जाने कहाँ कहाँ के पागल यहाँ जमा हो जाते हैं। अभी हम दोनों ने खाना शुरू किया था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने नजर उठाकर आवाज की सिमत देखा तो ढाबे का मुलाजिम एक पागल शख्स को धक्के देकर ढाबे से बाहर निकाल रहा था। वो पागल शायद ढाबे के मालिक से खाना मांग रहा था। मुलाजिम ने पागल को फिर एक जोरदार धक्का दिया तो वो पागल लड़खड़ाता हुआ हमारी मेज के पास जमीन पर ढेर हो गया। मैंने खाना छोड़कर जल्दी से उस पागल आदमी को ऊपर उठाया। मारता है, पागल शख्स मुझसे लिपट गया। मैंने हाथ के इशारे से मुलाजिम को मना किया और उस पागल को अपने साथ बिठा लिया। खाना खाओगे? मैंने उस पागल से पूछा। हाँ। क्या खाओगे? मैंने मुस्कुराकर उस पागल से पूछा। सालम मुर्गी मांगता है जी। ढाबे का मुलाजिम जो खड़ा हमारी बातें सुन रहा था बोलने लगा। अच्छा, मैं मुस्कुराकर पागल की जानिब मुतवज्जो हुआ। मुर्गी खाओगे? हाँ जी, पूरी। पागल ने अपने हाथों से मुर्गी का इशारा किया। लाओ भाई, इसके लिए पूरी मुर्गी ले आओ, हमारे शेख साहब के लिए। मैंने मुलाजिम से कहा तो वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे देखने लगा। अरे भाई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बिल मैं दूंगा, तुम मुर्गी ले आओ। मैंने हैरत से आंखें फाड़े मुलाजिम को दोबारा कहा तो वो बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। और साफ तुम। जाहिद ने कुछ कहना चाहा मगर मैंने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। थोड़ी देर में मुलाजिम मुर्गी ले आया तो वो पागल चंद मिनटों में ही मुर्गी चट कर गया। चाय पियोगे? खाना खाने के बाद मैंने उससे पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो पागल अपनी उंगलियां चाटता हुआ बोला। मैंने ढाबे के मुलाजिम को 3 चाय लाने का कहा। चाय पीकर मैंने काउंटर पर बिल अदा किया और फिर मैं और जाहिद ढाबे से बाहर आ गए। हमारे पीछे पीछे पागल भी ढाबे से आ गया। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज, मैंने पागल से कहा। फिर मैं और जाहिद अपनी गाड़ी की जाने पड़े। सुन, मुझे अपने पीछे पागल की आवाज सुनाई दी तो मैं बेसाख्ता उसकी जानिब देखने लगा। तू अच्छा काम कर रहा है मगर। वो पागल कहते कहते रुक गया। मगर क्या बाबा? इस मर्तबा तेरा पाला शैतान से पड़ा है। अपनी आंखें खुली रखना। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। मैं समझा नहीं बाबा। मैं उस पागल की जानिब बढ़ा। मुझे पहले ही एहसास था कि वो आदमी पागल नहीं। देखना, मन की आंखों से देखना। धोखा है, सब धोखा है। वो शख्स ये कहता हुआ भाग खड़ा हुआ। मैं परेशानी के आलम में जाहिद के पास वापस आ गया। अरे भाई, क्या कह रहा था वो पागल? जाहिद ने मुझसे पूछा। वो पागल नहीं था, ये भेस तो बस एक दिखावा था, दुनिया से छुपने का। मैंने कहा, क्या मतलब? अरे मतलब छोड़ो और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, कहीं हमें हवेली पहुंचते रात ना हो जाए। मैं गाड़ी में बैठते हुए बोला तो जाहिद भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आन की आन में गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।